Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Juvenile Justice Act 2015. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from subtopic laws to protect vulnerable section of society. सबसे पहले समझते हैं ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो लाया गया था, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जुवेनाइल को डिफाइन किया गया है। तो जुवेनाइल इज़ अ चाइल्ड हु इज़ ऑफ एज बिलो 18 ईयर्स एज पर दिस लॉ। तो नॉर्मली हम लोग ये भी मानते ही हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को हम लोग चाइल्ड की तरह गिनते हैं। तो टेक्निकली या लीगली भी दे आर कंसिडर्ड एज जुवेनाइल एज पर दिस लॉ। और ये जो कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये इस तरह के जितने भी जुवेनाइल हैं, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको दो कैटेगरी में बांटता है, यानी कि दो तरीके से उनको देखता है। देयर आर सम जुवेनाइल्स हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, यानी कि कुछ ऐसे जुवेनाइल हैं जो कानून तोड़ते हैं, कुछ इलीगल काम करते हैं। देयर आर सम जुवेनाइल्स हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ऐसे भी जुवेनाइल हैं जो ऑर्फन हैं, डेस्टिट्यूट हैं और उनको कानून की या सरकार की ज़रूरत है। तो ये जो कानून है जुवेनाइल के लिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इट इज़ मेनली फॉर दीज टू काइंड ऑफ चिल्ड्रन, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड जुवेनाइल हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविज़न है फॉर दोज जुवेनाइल्स हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अलग अलग बातें लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगा जिसका काम होगा टू टेक केयर ऑफ एनी चाइल्ड हु इज़ अबैंडन्ड और ऑर्फन्ड। तो देखो, इसका इस्तेमाल आप एथिक्स पेपर में कर सकते हैं। कैसे? कभी कभार एथिक्स पेपर में केस स्टडी आ जाता है कि आपने किसी चाइल्ड लेबर को देखा और वो ऑर्फन है, उसको और कहीं कुछ जाने को नहीं है और उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो वो क्या करें आप उसका चाइल्ड, अगर उसको आप लेबर उसका ख़त्म करा देते हैं तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस और ख़राब हो जाएगी। वैसे कंडीशंस में अगर आपको याद हो, अगर आपको ये बात अगर याद आ जाए कि एज़ पर दिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 देयर इज़ अ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ऐसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है। तो फिर आप वहाँ लिख सकते हैं कि आई कैन आस्क दैट जुवेनाइल टू स्टॉप और गिव अप चाइल्ड लेबर। जो उसको चाइल्ड लेबर करा रहा है उसके खिलाफ मैं लीगल कंप्लेन भी कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं उस जुवेनाइल को उस डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में लेकर के जाऊँगा ताकि उसका बेहतर देखरेख हो सके। उसके अलावा एनी चाइल्ड हु इज़ इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन विल बी प्लेस्ड अंडर चिल्ड्रन होम फॉर केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एज पर दिस लॉ। तो जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो ऑर्फन्ड हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, अबैंडन्ड हैं, माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को ऐसे चिल्ड्रन होम में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 चिल्ड्रन होम होंगे, वहाँ पे उनका प्रॉपर देखरेख किया जाएगा। एंड ऑर्फन चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड बाय प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कैसा होता था इस कानून से पहले कि लोग, कई सारे ऐसे लोग, अनस्क्रूपलस लोग, बच्चों को अडॉप्ट करके फिर उनसे डोमेस्टिक हेल्प का काम कराते थे, घर पे नौकर बना लेते थे। तो अब इस कानून ने इस एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है कि जो भी अडॉप्शन होगा वो कोर्ट के देख रेख में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के देख रेख में ही होगा। और अडॉप्शन के लिए एक अलग से बॉडी बना दी गई, कारा का फुल फॉर्म है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक कानूनी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, क्योंकि इट हैज़ बिन क्रिएटेड एज पर दिस लॉ, दिस स्टैच्यूट। एंड दिस स्टैचूटरी बॉडी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको मेन काम दिया गया है एडॉप्शन रिलेटेड सारे प्रोसीजर को रेगुलेट करें कि अगर कोई भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो हर 1 साल बाद उनको रिपोर्ट देना होता है, बच्चे को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ले जाना होता है, वहाँ पे बच्चे से बातचीत की जाती है। तो मतलब बहुत सारे नए नियम लेकर के आए हैं
कारा ने फॉर एडॉप्शन प्रोसेस, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करके उनको चाइल्ड लेबर कराना या फिर डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम कराने वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉ। और ये जो कारा है इट ऑल्सो मॉनिटर्स द वेलबींग ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड। तो मुद्दा ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कानून मेनली दो तरह के बच्चों के लिए, दो तरह के जुवेनाइल के लिए, जुवेनाइल हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जुवेनाइल हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए इतने सारे प्रोसीजर्स लाए गए। अब जरा देखते हैं जुवेनाइल हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। जुवेनाइल हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ का सरल सा मतलब ये है कि जिन्होंने कोई कानून ब्रेक किया है, जिन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं। इसमें कैसा है कि दो जुवेनाइल्स हु हैव ब्रोकन अ लॉ, उनको क्या किया जाएगा कि दे कैन बी ट्रीटेड एज माइनर और एज एन एडल्ट। ये एक बड़ा सवाल है। ये क्या है इसको आप समझ जाएंगे अगर मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ इसका। तो देखिए, दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस हुआ दिल्ली में, दैट शुक द कंसाइंस ऑफ एंटायर कंट्री। ये तो आपको पता ही होगा। तो निर्भया रेप केस में जितने भी कन्विक्ट्स थे उसमें से एक कन्विक्ट या एक ऑफेंडर 17 साल का था, यानी कि जुवेनाइल था या माइनर था, और इस कारण से उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं हुई। और ऐसा माना जाता है चूँकि वो जुवेनाइल था तो उसकी कोई आइडेंटिटी भी रिलीज नहीं हुई पब्लिक में ताकि उसके फ्यूचर को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे बारबेरिक एक्टिविटीज़ उसी की थी। तो इसके बाद पूरे देश में एक तरह का आक्रोश फैल गया कि इस तरह के अगर बच्चे हैं, अगर सिर्फ इसलिए उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर इस तरह का गुनाह करते हैं तो उनको बच्चों की तरह नहीं गिना जाना चाहिए, उनको एडल्ट की तरह गिना जाना चाहिए और उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसा किसी एडल्ट के खिलाफ होता है। उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होना चाहिए। अब वो तो बच गया क्योंकि उस टाइम तक कोई कानून नहीं था, लेकिन 2015 में ये कानून लाया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 फॉर जुवेनाइल्स हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। और उसमें क्या किया गया कि जुवेनाइल्स के भी दो कैटेगराइजेशन किए गए। एक जुवेनाइल जो 16 साल से कम का है और दूसरा जो 16 से 18 के बीच का है। तो चिल्ड्रन में भी या जुवेनाइल में भी जो 16 से 18 साल के बीच वाले जुवेनाइल हैं, वो जुवेनाइल अगर कोई हीनस क्राइम करते हैं, कोई सीरियस क्राइम करते हैं, और सीरियस क्राइम का डेफिनेशन है यहाँ पे ऐसा क्राइम जिसकी पनिशमेंट मिनिमम पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा है, जैसे रेप, मर्डर, इस तरह का अगर कुछ क्राइम करते हैं तो उनके खिलाफ एक जैसे किसी एडल्ट के खिलाफ कानून चलाया जाता है और सज़ा दी जाती है, इस जुवेनाइल के खिलाफ भी वैसे ही एक्शन लिया जा सकता है। तो ज़रा देखते हैं क्या प्रोसीजर है। इस फिगर की मदद से देखेंगे और बेहतर समझ आएगा। मान लीजिए कि एक जुवेनाइल है, इसने कोई क्राइम किया, लेकिन अगर इसकी उम्र 16 साल से कम है तब तो इसको कुछ नहीं होगा, इसको चाइल्ड रिफॉर्म होम में भेजा जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। 16 साल से कम उम्र की है तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में है और इसने इस तरह का कुछ हीनस क्राइम किया है तो फिर इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रखा जाएगा। एक बोर्ड बनाया जाएगा, उस बोर्ड के सामने इसको रखा जाएगा। दिस बोर्ड विल बी क्रिएटेड एज पर दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 मीन्स दिस बोर्ड इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये बोर्ड अब इसकी मेंटल कैपेसिटी को जज करने की कोशिश करेगी कि इसने जो क्राइम किया है सोच समझ के किया है या ऐसे नादानी में किया है, यानी कि शुड ही बी ट्रीटेड एज ए जुवेनाइल और शुड ही बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट। अगर सोच समझ के इसने मान लो रेप किया है, मर्डर किया है, तो फिर इसको माइनर की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट टू अ रेगुलर कोर्ट और उसको उस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। जुवेनाइल को डेथ सेंटेंस का प्रावधान नहीं है, किसी भी केस में इसको मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। लेकिन अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि इसने नादानी में ये गलती की है, क्राइम की है, तो उस केस में उसको फिर माइनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एंड ही विल बी सेंट टू चाइल्ड कोर्ट एंड देन टू रिफॉर्म हाउसेस, चाइल्ड रिफॉर्म हाउसेस। तो किस बेसिस पे फैसला लिया जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फैसला लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि चाइल्ड हैज़ मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच ऑफेंस और नॉट। क्या सचमुच ने सोच समझ के किया है या नादानी में की है, उसके बेसिस पे। डिड ही अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसको पता था कि जो वो क्राइम कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है वो कितना सीरियस क्राइम है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इन सब की चीज़ों बेसिस पे फैसला लिया जाएगा। अभी करंट न्यूज़ देखते हैं। अब ये कानून तो लगभग 7 साल पुराना है, आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो भी ज़रा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कहा है कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है
इस बात का फैसला लेने का कि जो भी बच्चा कन्फ्लिक्ट विथ लॉ में आता है उसको कैसे जज किया जाए कि ये इसको एडल्ट की तरह ट्रीट करना है या चाइल्ड की तरह। मतलब देयर इज़ नो प्रॉपर मैकेनिज्म। दिस इज़ व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। इट्स अ वेरी डेलिकेट टास्क, बहुत नाजुक मामला है। कोई बच्चा, उसकी पूरी जीवन खराब हो सकती है, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है अगर उसने नादानी में गलती की, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसको अडल्ट की तरह डिक्लेयर कर देता है तो। और अगर वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसको चाइल्ड की तरह डिक्लेयर करता है लेकिन उसने जानबूझ करके ऐसी गलती की है तो अभी तो वो बच जाएगा, फ्यूचर में इस तरह के क्राइम और करेगा। तो मामला काफ़ी नाजुक है, डेलिकेट है, लेकिन इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है नहीं जिसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉलो करके अपना फैसला सुनाए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़े गाइडलाइंस दिए हैं कि एक फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए जिसको देख करके, जिसको प्रॉपरली फॉलो करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला सुनाए कि इस बच्चे को हमें एडल्ट की तरह ट्रीट करना है या जुवेनाइल की तरह। और सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि आगे से जब भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाई जाए तो उसमें कम से कम एक मेंबर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को कहा है कि आप डिटेल्ड गाइडलाइंस या डायरेक्शंस रिलीज़ करें जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉलो करे इन केस ऑफ मेकिंग सच डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने काम दे दिया है इस बॉडी को कि आप फ्रेमवर्क डिसाइड करें कि कैसे ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला लेगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो होना ही चाहिए। इस बॉडी के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कानून से बनाई गई बॉडी है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज पर दिस कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। दिस बॉडी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस बॉडी का मेन काम है कि जितने भी लॉ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको ध्यान देना, जो भी कानून बन रहे हैं कि उनका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा और बच्चों के वेलफेयर का ओवरऑल, बच्चों के वेलफेयर से रिलेटेड सरकार को सजेशन देना। और उसके अलावा ये देखना कि हमारे संविधान में जो बातें लिखी हैं या जो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड में जो बातें लिखी हैं उसका कहीं उल्लंघन ना हो एज़ फार एज चाइल्ड राइट्स इन आवर कंट्री आर कंसर्न। ये काम है इस बॉडी का, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR का। NCPCR का एक चेयरमैन होता है हु इज़ एन एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। उसके अलावा इसके 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें से मिनिमम 2 विमेन होनी चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टेट्स पुलिंग आउट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या प्रोविजंस हैं। ये कानून नहीं है, ये एक योजना है। इसको 2016 में लाया गया था एंड दिस स्कीम इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अभी नाम से जैसा आपको पता चल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें कैसा है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी फसलों का बीमा कराया जाएगा। यानी कि अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है किसी भी कारण से, एक्सेसिव बारिश आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, साइक्लोन आ जाता है, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है, स्टोर करके रखा कटाई के बाद और फिर बारिश में वो भीग गया और ख़राब हो गया, तो प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट कुछ भी अगर लॉस होता है हमारे फार्मर्स को, उस केस में हमारे फार्मर्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए इंश्योरेंस के कारण। तो ये स्कीम जो है वो फार्मर्स को इंश्योरेंस का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कैसे, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपनी दुकान का इंश्योरेंस करा लेते हैं, आप अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपको मुआवजे का पैसा मिलता है। ठीक वैसे ही इस केस में फार्मर्स का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको इंश्योरेंस कराया जाता है अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें फार्मर्स को बहुत कम सब्सिडी देना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे खारीफ क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को बस 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्सिडी देना होता है। मान लो ये फार्मर की ये जो खेत है, ये एक फार्मर है, इसकी ये खेत है, इस खेत में उसको पिछले 7 सालों से इस खेत का उसको हर साल जो आउटपुट मिलता है वो लगभग ₹1,00,000 का उसको कमाई होता है। तो ₹1,00,000 का आप समझो 7 साल का एवरेज लिया जाता है। तो 7 साल का जो भी उसका आउटपुट है उसका एवरेज लिया गया, उसका प्राइस लिया गया। तो जितना भी वो 7 सालों में जो प्रोड्यूस करता है उसका ऑन एन एवरेज 1 साल में जो प्रोडक्शन है 7 सालों के बेसिस पे एक
एवरेज लिया गया और उस एवरेज प्रोडक्शन का जो मार्केट प्राइस है वो मान लो लाख रुपए है, यानी कि सरल भाषा में खरीफ सीजन में ये किसान अपने फसलों से लाख रुपया कमाता है, तो उसका बस 2% इस किसान को यानी कि 2,000 रुपये अपने पास से उसको इंश्योरेंस के तौर पे देना है। बाकी जितना भी पैसा इंश्योरेंस का प्रीमियम के तौर पे देना होगा वो सरकार देगी। क्योंकि देखो ये तो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये अपने आप में तो इंश्योरेंस है नहीं, तो सरकार क्या कर रही है, किसानों के बिहाफ पे इंश्योरेंस ले रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी तो अपना अपना प्रीमियम चार्ज करेगी। तो हो सकता है कि इसके लिए इस खेत के लिए कंसीडरिंग द वल्नरेबिलिटी प्रीमियम हो 1 लाख की फसल का 10,000 रुपये, तो लेकिन किसान से लिया जाएगा बस 2% यानी कि 2,000, बाकी का 8,000 भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके करेगी। और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट 50-50% जो बाकी का बचा हुआ प्रीमियम बर्डन है उसको शेयर करेगी, यानी कि 2,000 किसान देगा, बाकी 4,000 भारत सरकार और रिमेनिंग 4,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये 90 और 10 का रेशियो है, यानी कि 2,000 किसान देगा, बाकी के 8,000 का बचा हुआ का 90% यानी कि 7,200 रुपये। तो बाकी का 90% यानी कि 8,000 का 7,200 रुपये भारत सरकार देगी और 10% यानी कि 800 रुपये ही स्टेट गवर्नमेंट को मिलाना है, 10%। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये 90-10 है, बाकी नॉर्मल बाकी सारे स्टेट्स के लिए 50-50 है। खारिफ क्रॉप के लिए फार्मर को 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड देना है एज प्रीमियम, राबी क्रॉप के लिए 1.5% और बाकी कोई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है तो उसके लिए 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड फार्मर को देना है अपने पास से एज प्रीमियम। बाकी का बचा हुआ सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस से मिल करके उस बर्डन को शेयर करेंगे। दिस इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन द गवर्नमेंट सब्सिडी। सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं इससे ज़्यादा हम सब्सिडी नहीं देंगे। बाकी जितना बचा हुआ सब्सिडी है वो पूरा का पूरा सरकार बेयर करेगी। ऑफ कोर्स 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। और भी कुछ देखते हैं। इस स्कीम को लाया गया है इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम थीम, कि पूरे देश भर में फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के क्रॉप इंश्योरेंस के लिए एक ही स्कीम होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले हमारे देश में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फार्मर इंश्योरेंस स्कीम चल रही थी। उनका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो अब उसको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि दे आर नो लॉन्गर देयर। तो इट इज़ इन लाइन विद द वन नेशन वन स्कीम थीम। इस स्कीम के अंदर शेयर्ड क्रॉपर्स या टेनेट्स भी कवर्ड किए जा रहे हैं, उनके भी क्रॉप्स को इंश्योर किया जा रहा है। शेयर्ड क्रॉपर आई होप आप समझते होंगे। मान लीजिए कि किसी दूसरे की ज़मीन है, उस पर आप खेती कर रहे हैं, बटैया पे जिसको कहते हैं, आपने भाड़े पे ले लिया और एक जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक हिस्सा आप शेयर कर लेते हैं विद दोज हु आर ओनर ऑफ दैट लैंड। इस स्कीम में मैंने जैसा कि आपको बताया प्री हार्वेस्ट लॉस को कवर किया जाएगा। प्री हार्वेस्ट यानी कि कटाई से पहले अगर लॉस होता है बिकॉज ऑफ फायर या फिर लाइटनिंग, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, तो एनिमल अटैक, पेस्ट अटैक, तो उस केस में लॉस के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के केस में भी कंपनसेशन दिया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट यानी कि लॉस मतलब कि आपने कटाई के बाद कहीं स्टोर करके रखा, बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गए। लेकिन कवरेज विल बी अवेलेबल ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द हार्वेस्ट। कटाई के 14 दिन बाद तक ही अगर लॉस होता है तो आपको इसका कंपनसेशन मिलेगा। एक बात और आपको समझनी है कि जब ये स्कीम लाया गया 2016 में, तो इस स्कीम को कंपलसरी तौर पे लगाया गया फॉर लोनी फार्मर्स, यानी कि जो फार्मर्स बैंक से लोन ले रहे हैं उनके लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको इस स्कीम के अंतर्गत इंश्योरेंस लेना ही लेना है। लेकिन 2020 में इस प्रोविज़न को चेंज कर दिया गया एंड नाउ दिस स्कीम हैज़ बीन मेड कम्प्लीटली वॉलेंटरी, मीन्स इवन द लोनी फार्मर्स मे गो फॉर दिस स्कीम और दे मे नॉट गो फॉर दिस स्कीम। अब जरा देखते हैं करंट मुद्दों पे आते हैं। देखिए इस स्कीम में कैसा है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को आज़ादी है कि वो अपने अपने रीजन में, अपने अपने स्टेट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें या ना करें। तो मतलब इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। तो 6 ऐसे स्टेट्स हैं
बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिन्होंने इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में पिछले 4 सालों से रोक दिया है। बिहार ने क्यों रोका है? तो बिहार का डिमांड है कि फार्मर से जो भी प्रीमियम लिया जा रहा है 2% या 1.5%, ये भी ना लिया जाए, फार्मर से कम्प्लीटली 0% प्रीमियम लिया जाए। झारखंड, गुजरात और तेलंगाना ने क्यों रोक रखा है? क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल हेल्थ ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट गुड। तो जो उनका पिछला प्रीमियम बाकी है वही नहीं दिया उन्होंने, 2017, 18, 19 का ही प्रीमियम उन्होंने नहीं दिया। आपको पता है ना कि 50% स्टेट को देना है, बाकी का 50% सेंटर को देना है। तो सेंटर गवर्नमेंट ने तो अपना हिसाब दे दिया, स्टेट का अपना जो प्रीमियम अमाउंट है वही अभी उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को पे नहीं किया है। तो इस कारण से उन्होंने आगे के लिए इस स्कीम को रोक दिया है, बिकॉज देयर प्रीमियम सब्सिडीज ओवर ड्यू। वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ पे इस स्कीम को इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया है क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो आपको पता है किसकी सरकार है, तो दीदी की सरकार है वहाँ पे, और उन्होंने कह रखा है, मतलब ममता बनर्जी जी की सरकार है, उन्होंने कह रखा है कि भाई जब तक ये शब्द प्रधानमंत्री इस्तेमाल होगा इस स्कीम में, हम इसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि आधा पैसा भारत सरकार दे रही है, आधा पैसा हम दे रहे हैं। तो वाई विल यू यूज़ द वर्ड प्रधानमंत्री? मीन्स वेस्ट बंगाल ने तो इस स्कीम को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने से रोका है जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के कुछ डिमांड्स थे कि दिस स्कीम शुड बी मेड वॉलेंट्री, मतलब लोनी फार्मर्स पे कंपलसरी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का डिमांड था कि वो और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐड करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम द रिस्क आइडेंटिफाइड, कि लैंडस्लाइड, हेल स्टॉर्म जो आइडेंटिफाई किया गया इस स्कीम में, उसके अलावा और भी कुछ वो इसकी रिस्क ऐड करना चाहता है जिसमें फार्मर्स को इंश्योरेंस मिले। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का डिमांड था कि रिस्क को एसेस करने के लिए और डैमेज को एसेस करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का अपना ऐप ई क्रॉप ऐप वो अपने स्टेट में इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये इन सब कारणों से आंध्र प्रदेश हैड पुल्ड आउट, ये सब कारणों से आंध्र प्रदेश ने पुल आउट कर लिया था इस स्कीम से। लेकिन भारत सरकार ने सारी चीज़ें मान ली। 2020 में मैंने आपको बताया कि इस स्कीम को वॉलंटरी कर दिया गया है इवन फॉर लोनी फार्मर्स। तो ये सारी चीज़ें जब रिजॉल्व कर दी गई तो आंध्र प्रदेश ने अभी हाल फिलहाल में इसको ज्वाइन कर लिया, एंड दैट इज़ द करेंट न्यूज़। आंध्र प्रदेश हैज़ रीजॉइंड दिस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आंध्र प्रदेश ने ज्वाइन कर लिया, इम्पॉर्टेंट है ये स्कीम। तो कभी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल आए कि क्रॉप फेलियर के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है भारत सरकार ने, तो वहाँ पे आप अलग अलग इरिगेशन स्कीम्स वगैरह लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वगैरह। और क्रॉप फेलियर के केस में फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, कि उनसे उसको जो लॉस होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आप लिख सकते हैं इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दैट इज़ वाई आई कवर्ड दिस। अदरवाइज जो करंट डेवलपमेंट्स हैं कि आंध्र प्रदेश ने ज्वाइन कर लिया दोबारा, ये यूपीएससी या एपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फर्टिलाइजर्स फ्लाइंग स्क्वाड, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, again from agriculture sector। तो एक बात जरा देखिए, सबसे पहले इस टेबल को देखिए कि हमारी सरकार किस किस तरह की सब्सिडी देती है। तो ये जो फिगर है ये 2021-22 का बजट एस्टीमेट है। तो लगभग 3,70,000 करोड़ का सब्सिडी, उसमें 2,42,000 करोड़ की सब्सिडी तो फूड के फॉर्मेट में है। अलग अलग स्कीम्स हैं फूड सब्सिडी के लिए, एमएसपी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम पोषण, मिड डे मील, अंत्योदय अन्न योजना, देयर आर सो मेनी। तो सबसे ज़्यादा तो सब्सिडी अगर हमारी सरकार किसी चीज़ पे देती है तो वो है फूड। उसके अलावा फर्टिलाइज़र पे दूसरे नंबर पे है फर्टिलाइज़र, तीसरे नंबर पे है पेट्रोलियम सब्सिडीज़। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर सब्सिडी जो है वो एलपीजी के लिए जाता है या फिर केरोसिन के लिए जाता है। वो केरोसिन जो पीडीएस शॉप पे मिलता है गरीब लोगों के लिए। एलपीजी पहल स्कीम के अंतर्गत जो अकाउंट में डीबीटी आ जाता है। लेकिन पेट्रोल डीजल पे अब सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया है, दैट इज़ कम्प्लीटली डीरेगुलेटेड। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का दाम ऊपर जाएगा तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा होगा। और यही कारण है कि अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई के कारण हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, बिकॉज दे हैव बीन डीरेगुलेटेड। द गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड गिविंग सब्सिडी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, बट ये सब्सिडी ऑन एलपीजी एंड पीडीएस केरोसिन इज़ येट कंटिन्यूइंग। बट ये जो आर्टिकल है उसमें हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडी पे ज़्यादा बात करने वाले हैं,
इसी फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको किन किन तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे प्लांट्स को मेनली 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये NPK जिनको शॉर्ट में कहते हैं। दीज आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं NPK, ये हमारे प्लांट्स को रेगुलर तौर पे मिलते रहें, इसके लिए अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स बनाए गए हैं। पॉपुलर फर्टिलाइजर सोल्ड इन इंडिया जैसे यूरिया या डैप, यही 2 मेन फर्टिलाइजर्स हमारे देश में बिकते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस या पोटेशियम नहीं होता है। तो यूरिया के बैग पे आप देखोगे ऐसा लिखा रहता है 4600, यानी कि जितना भी यूरिया है उसका 46% नाइट्रोजन होगा। तो 100 kg का बैग है तो उसमें 46 किलोग्राम यूरिया में 100 किलो के यूरिया में 46 किलोग्राम नाइट्रोजन होगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट में आप देखोगे तो लिखा रहता है इस तरीके कुछ 1846 यानी कि 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, पोटेशियम लगभग नेग्लिजिबल होता है या 0 होता है। चलिए, ये 2 मेन फर्टिलाइज़र हैं, इन पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है हमारी सरकार। तो सब्सिडी, यूरिया पे सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए तरीके अलग हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट पे सब्सिडी प्रोवाइड करने के तरीके अलग हैं। सबसे ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल होता है, तो देखिए तो लगभग 350 लाख टन, 350 लाख टन यूरिया इस्तेमाल हुआ इन द ईयर 2020, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट 120 लाख टन इस्तेमाल हुआ। यूरिया के लिए जिस तरह की सब्सिडी स्कीम फॉलो करती है हमारी सरकार, उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए जो सब्सिडी देने का तरीका इस्तेमाल करती है हमारी सरकार, उसको हम लोग कहते हैं डी कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम। दोनों का थोड़ा अंतर देखते हैं। यूरिया में कैसा है कि मान लो कि ये यूरिया बनाने वाली कंपनी है, यूरिया फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है, उसने एक 45 kg का ऐसा बैग बनाया जिसका प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 450 रुपये। लेकिन उसको कैसा है, फार्मर्स से सिर्फ और सिर्फ 242 रुपीज़ लेना है पर बैग। ये सरकार ने फिक्स कर दिया है कि भाई तुम्हारा बनाने का खर्चा है भले 450 रुपये, लेकिन तुम फार्मर से बस और बस 242 रुपीज़ लोगे पर बैग का, यानी कि बचा हुआ जो 208 रुपये है वो सरकार इनको दे देगी। ये 208 रुपये 450 माइनस 242 ये सरकार इनको दे देगी। तो इस तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फॉर यूरिया, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। इसमें मेन बात क्या है कि MRP इज़ फिक्स्ड, MRP इज़ फिक्स्ड, राइट। तो अगर मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर चला जाता है, 450 से बढ़ के 500 हो जाता है, तो सरकार सब्सिडी बढ़ा देगी, क्योंकि MRP तो 242 फिक्स्ड है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500 हो जाता है तो नाउ द गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी ऑफ 258 rupees. The point is MRP is fixed, subsidy varies. That is how impact of change in the manufacturing cost will have directly impact on the government, because government will have to increase subsidy. लेकिन इसका उल्टा होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट में। इसमें कैसा होता है कि सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया है, सब्सिडी फिक्स कर दिया है कि भाई हम बस इतना ही सब्सिडी देंगे। इसको हम लोग कहते हैं डी कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम, कि हम लोग एक बैग पे 50 kg के बैग पे 500 रुपया ही सब्सिडी देंगे। अब आपका बनाने का खर्चा अगर 1200 रुपये आता है तो आप फार्मर से 700 रुपये लीजिए, अगर आपका बनाने का खर्चा 1300 रुपये आता है तो आप फार्मर से 800 रुपये लीजिए। दिस इज़ द आइडिया। तो if price changes, it will have impact on the farmer. So here subsidy is fixed. In the last case, the price was fixed, MRP was fixed. So this is the difference between controlled and decontrolled. Diammonium phosphate decontrolled है, इसमें price will keep on changing, but subsidy is fixed, MRP varies. So change in the price of manufacturing cost will have direct impact on the farmer, but not on the government. तो अगर मान लीजिए सब्सिडी चूँकि फिक्स है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1200 से बढ़ के 1300 हो जाता है तो फार्मर्स को पर बैग 800 रुपये देने होंगे। देखिए, तो मुद्दा ये है कि यूरिया को लेकर के सरकार ने ज़्यादा सब्सिडी दे रखा है, यूरिया को ज़्यादा कंट्रोल्ड कर रखा है, क्योंकि यूरिया पे प्राइस फिक्स कर दिया है। तो जब जब यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा सरकार अपना सब्सिडी बढ़ा देती है। और वो इसलिए भी है क्योंकि यूरिया इज़ मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, क्योंकि
हमारे सॉइल को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, लेकिन सबसे ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन। 4 यूनिट होना चाहिए नाइट्रोजन, तो 2 यूनिट होना चाहिए फास्फोरस और 1 यूनिट होना चाहिए पोटेशियम। तो नाइट्रोजन चूँकि इंपॉर्टेंट है और यूरिया से मेनली नाइट्रोजन मिलता है, तो उसके लिए सरकार ने जो पॉलिसी रखी है वो कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम है, यानी कि यूरिया को या नाइट्रोजन को सरकार ज़्यादा सब्सिडी देती है। लेकिन अब एक दिक्कत की बात ये है कि ये यूरिया जो फर्टिलाइज़र के तौर पे मुख्यतः इस्तेमाल होता है, इसका इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल ग्लू इंडस्ट्री में, प्लाईवुड इंडस्ट्री में, क्रॉकरी में, मोल्डिंग पाउडर में, कैटल फीड में, डेयरी सेक्टर में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब कई सारे फार्मर्स ऐसा करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब कर रहे हैं, लेकिन कई सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि सब्सिडाइज्ड रेट पे यूरिया खरीदेंगे, सब्सिडाइज्ड रेट पे यूरिया खरीदेंगे। तो इसको तो मिलना है बस 242 रुपीज़ पर केजी पे, इसने सब्सिडाइज रेट पे यूरिया खरीदा और यही यूरिया इंडस्ट्री को बेच दिया महंगे दामों पे 500 रुपये पर केजी पे, और पैसा कमा लिया बीच का अंतर। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। द प्रॉब्लम इज़ दैट द सब्सिडाइज यूरिया फॉर एग्रीकल्चर इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इट इज़ बीइंग डाइवर्टेड टू मैनी इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स आर टेकिंग द बेनिफिट। तो सरकार अपने जेब से सब्सिडी दे रही है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन कुछ फार्मर उसको लेकर के इंडस्ट्री को बेच दे रहे हैं और पैसा खुद कमा ले रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी भी लाई थी, नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी 2015 में, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जो भी फर्टिलाइज़र के लिए यूरिया बेचा जा रहा है उस पर नीम की कोटिंग करके बेचा जाए। तो नॉर्मली यूरिया का देखो ऐसा स्मॉल वाइट बॉल के फॉर्मेट में होता है, उसमें नीम की कोटिंग कर दोगे तो थोड़ा इस तरह का डार्क कलर का हो जाता है। तो नीम की कोटिंग करके बेचो, कम से कम 75% यूरिया तो नीम कोटेड होना चाहिए, ऐसा सरकार ने नियम बना दिया। और हो सके तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फार्मर से चार्ज करना है तो चार्ज भी कर सकते हैं, ऐसा सरकार ने नियम बना दिया एज पर दिस नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी। इससे फ़ायदा क्या होता? सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये जो नीम इस पर कोट कर दोगे तो यूरिया विल एक्ट एज ए फर्टिलाइजर वाइल नीम विल एक्ट एज ए पेस्टिसाइड फॉर द प्लांट्स। तो छोटे मोटे पेस्ट को मार देगा क्योंकि नीम का वो एंटीसेप्टिक फीचर होता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि जैसे इस पर नीम लगा दोगे तो फिर इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, तो इट विल प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ये सोचा था सरकार ने, लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो नीम कोटेड यूरिया फार्मर से ख़रीद लेते हैं सस्ते दामों पे, और फिर कुछ केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके उस पर से नीम हटा देते हैं और फिर उसको इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर ले रहे हैं। तो जब नीम कोटेड यूरिया के बावजूद भी इंडस्ट्रियल डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल यूरिया हैज़ नॉट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, एंड दैट इज़ वाई दिस करंट न्यूज़ इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे उसने एक नया ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स बनाया है, एक नई टीम बनाई है। उस टीम का नाम है फर्टिलाइज़र फ्लाइंग स्क्वाड, और इस फर्टिलाइज़र फ्लाइंग स्क्वाड का मुख्य काम ये होगा कि जगह जगहों पे छापेमारी करे, जगह जगह इंडस्ट्रीज़ पे छापेमारी करे और पता करे, देखे कि कहीं वो एग्रीकल्चर वाला यूरिया को डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं। The main purpose of this fertilizer flying squad is to stop diversion of agriculture urea, avoid black marketing and adulteration of fertilizers। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about rising suicide rates in Assam, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. It is also important from our syllabus GS paper 4 ethics point of view। इस आर्टिकल में कहा गया, देखो आप यहीं पे पढ़ोगे, स्पर्ट इन द सुसाइड केस ऑफ कंसर्न। इस साल गुवाहाटी शहर में अकेले 300 से ज़्यादा सुसाइड्स हो चुके हैं। अगर पूरे असम की बात की जाए तो पिछले 2 सालों से 3000 से भी ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। दिस आर्टिकल गिव्स अस डाटा अबाउट सुसाइड रेट्स इन असम। तो कभी भी अगर आप कोई एस्से लिख रहे हो या एथिक्स में कोई आंसर लिख रहे हो अबाउट इमोशनल इशूज़ इन आवर स्टेट या ओवरऑल, तो वहाँ पे आप ये डाटा कोट कर सकते हैं। Assam state contributes about 2.1% of the total suicide in the country। 2021 में there were 3095 suicide, 2020 में there were 3243 suicides। You see the suicide rates are so high, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप है ये 15 to 29, एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं स्टूडेंट्स, जो इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। तो भाई मुझे सुनने वाले तो ज़्यादातर आप स्टूडेंट्स हो, ध्यान रखो इस बात का। ये मतलब
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स, एग्ज़ाम में पास होना, फेल होना, ये बहुत छोटी बात लगेगी आज से 5-6 साल बाद. डोंट अलाउ सच थिंग्स टू इनग्रॉस यू कम्प्लीटली कि अरे मैंने तो फेल हो गया जीवन में, अब मेरा क्या होगा. यू सी, सो मेनी सुसाइड्स आर हैपनिंग इवन जस्ट इन आवर सिटी. इतना छोटा सिटी है, 300 से ज़्यादा सुसाइड हो चुके हैं अभी 6 महीने में. यानी कि हर दिन लगभग 2 लोग सुसाइड कर रहे हैं. इट्स सच अ अनफॉर्चुनेट थिंग, राइट. और मेन कारण क्या है? डिप्रेशन, लूजिंग होप, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, रूथलेस कंपटीशन. तो हर जगह कंपटीशन है. और भी कारण है, लव रिलेटेड डिप्रेशन और सम अदर कॉजेज. ये सब कारण हैं सुसाइड्स के. और ज़्यादातर सुसाइड कौन कर रहा है? यंगस्टर्स कर रहे हैं इस एज ग्रुप के, उसमें के भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं. Please stay away from such things. What are the factors behind such poor mental health that is resulting into suicides? First is the modern lifestyle. Modern lifestyle कैसा हो गया? It has become an age of social media या virtual platforms. अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हज़ारों लोगों को रोज़ देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, और उससे कैसा होता है कि हमारे अंदर एक डिप्रेशन की भावना डेवलप होती है. क्यों? क्योंकि डेवलप्स ए काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी. क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर आदमी बढ़ चढ़ के अपने आप को दिखाता है. देखो मैं स्विट्ज़रलैंड में घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. मतलब वो बढ़ बढ़ के अपने आप को दिखाता है. जो वो है नहीं वो भी वो अपने आप को दिखाता है. दिस इज नोन एज कैट फिशिंग. In reality it is a fish, but it is projecting itself as a cat. Means you are projecting yourself as something else in online mode. अब उसको आप देख देख करके दुखी हो रहे हैं कि अरे यार मेरा दोस्त तो देखो स्विट्ज़रलैंड चला गया. वो कैसे गया स्विट्ज़रलैंड, क्या कर रहा है वहाँ पे, आपको क्या पता. बट जब बस उसको देख करके द वे ही और सी इज़ प्रोजेक्टिंग हर सेल्फ और हिमसेल्फ, उसको देख करके आप डिप्रेशन में आ रहे हैं. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द एज ऑफ सोशल मीडिया. कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सच्चाई नहीं बता रहा है, लोगों से इंटरैक्ट कम हो रहे हैं. यहाँ पे शो ऑफ करने की टेंडेंसी ज़्यादा आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम है सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन. बात ऐसी है कि कोई भी इंसान अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग उसे पागल पागल कहने लगेंगे, स्टिग्मेटाइजेशन करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे. इस कारण से मेंटल स्ट्रेस के बावजूद भी, मेंटल चैलेंजेस के बावजूद भी वो ऐसा कोई प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं ले पाता. और इसी कारण से हाल फिलहाल में गुवाहाटी पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर्स रिलीज़ किए हैं. ये हेल्पलाइन नंबर्स मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ आपको. आप मतलब इन जनरल देख लो, खुद के लिए नहीं कम से कम तो दूसरों के लिए भी. अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज दिख रही हैं तो आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर असिस्टेंस एंड काउंसेलिंग. और भी कारण है करियर ड्रिवन माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स. भाई देखो, पेरेंट्स का काम है दबाव देना. उनको लगता है कि हमारे आपके ऊपर दबाव दे करके वो हम आपका जीवन अच्छा बना रहे हैं, लेकिन उस दबाव को बहुत ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए. वो बस आपका भी भला चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि उस दबाव को इतना ज़्यादा बढ़ने दिए कि अगर कुछ नहीं कर पाए, किसी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए तो एकदम सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाए. ऐसा मत कीजिए. एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन से थोड़ा बचिए, क्योंकि वो हमारा स्लीप पैटर्न को ख़राब कर देता है, हमारे साइक में एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं. और भी डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स हैं. जेंडर इनइक्वालिटी, तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कुछ दिनों पहले आपने देखा कि अलग अलग तरह का हरासमेंट, अगर आप अखबार पढ़ते हो अपने लेवल पे, तो कुछ एक मकान मालिक से झगड़ा होकर के एक यूथ ने सुसाइड कर लिया. तो अलग अलग तरह के सोसाइटल प्रेशर के कारण भी सुसाइड के केसेस बढ़ते हैं. अभी एथिक्स में सुसाइड पे मान लीजिए कुछ सवाल आ जाए, या ऐसे में कभी आप लिख रहे हो तो क्या क्या बातें आप लिख सकते हैं. आपको देखो सरल सी बात समझनी है, बस लिखने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी, समझने के लिए भी, कि रोबोट्स में और हम में एक मुख्य अंतर ये है कि हम इंसान, हमारे 2 कंपोनेंट हैं लाइफ के. हमारा फिजिकल कंपोनेंट भी है और हमारा एक मेंटल कंपोनेंट भी है, या स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी है, इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट भी, जो कहना कह लीजिए. हम किसी टेबल चेयर की तरह सिर्फ मैटर तो है नहीं, वी आर अ थिंकिंग बीइंग. अभी कैसा होता है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दांत टूट जाए, दांत में दर्द हो, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं. लेकिन अगर मेंटल को चैलेंजेस हम फेस कर रहे हो, अंदर से हम डिप्रेशन फील कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, अच्छा कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, उस केस में हम कैसा है, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते. हम ये भूल जाते हैं कि ये जो एस्पेक्ट है, सोल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, इट इज़ 50% ऑफ आवर लाइफ, बट वी नेवर टेक प्रोफेशनल सपोर्ट, वी डू नथिंग फॉर दैट. हम अच्छा खाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज, कामनेस मेंटेन करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर रखने के लिए मेडिटेशन वगैरह नहीं करते. तो हमें समझना होगा कि वी आर नॉट जस्ट मशीन्स.
हमारा सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट में ही मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखना होगा, और तभी जा कर के सुसाइड के प्रॉब्लम जो हैं वो ख़त्म होंगे, दूर हो पाएंगे। और कुछ चीज़ें और ध्यान में रखो, मतलब एज अ टीचर मैं आप सबको कह रहा हूँ, बस ध्यान में रखो कि देखो, डिप्रेशन में जाने के मेरे हिसाब से 2-3 ही कारण हैं। एक तो खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना, या दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना। किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, अपने दोस्त, फैमिली, मम्मी पापा, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, और ख़ुद से भी मत रखो कि मैं तो बहुत 30 मार खान हूँ जी, मैं तो कभी फेल नहीं होता, मैं तो कभी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छे से अच्छे लोग भी गिरते हैं। तो ये दुनिया में मतलब हर चीज़, हर बैटल आप जीत नहीं सकते। सो डोंट ट्राई टू विन ईच एंड एवरी बैटल। कभी कभार हार भी होती है और उसको एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए। ये बात को बस ध्यान में रखना है आपको कि हम सब इस धरती पे इंसान हैं, और हम सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। अपने आप ये डिप्रेशन की जो भी फीलिंग है वो कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें दूसरों से नहीं और खुद से भी नहीं। अपना कोशिश करते रहना है कामयाब होने की, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है, एक आधा बार सेटबैक मिल भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, बड़े बड़े 30 मार खान धुरंधर भी गिरते हैं, मुँह के बल गिरते हैं, गिरेंगे फिर उठेंगे, यही तो दुनिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राधा गोविंद बरुआ जी। तो राधा गोविंद बरुआ जी का देखो डेथ एनिवर्सरी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही ये आर्टिकल आया है। तो ये आर्टिकल जो है, ये इसमें क्या बताया गया, राधा गोविंद बरुआ जी के लाइफ के बारे में बताया गया है। मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि राधा गोविंद, आपको पता होगा APSC पर्सनालिटी रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे उन्होंने GS पेपर 5 में। तो RG बरुआ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1900 एंड ही डाइड ऑन 15 जुलाई 1977, मीन्स टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं उनके बारे में। He was the founder of this Assam Tribune group. He founded Assam Tribune in 1939. He is also known as architect of modern Assam. He is also known as Singh Purush, the Lion Man. उनके कुछ contributions देखते हैं। He was a sports enthusiast as well. तो he served as a president of Assam Cricket Association for more than a decade. He also took an initiative of starting Assam Flying Club in 1958 in Shillong, and he was first president of it. Nehru Stadium in Guwahati was built under his leadership. जब गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर खोला गया 1970 में, तो उसका पहला ऑक्शन RG बरुआ जी ने ही कराया था। तो ये सब कुछ चीज़ें याद रखना। RG बरुआ जी पे अगर कुछ सवाल आ जाता है मेंस में या PT में, तो इन आइडियाज़ के बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें ये पैरामीटर नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कोई पैरामीटर नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को लेकर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और पेरिस क्लाइमेट डील, वर्ल्ड कंट्रीज आर असाइंड विद अ बाइंडिंग टारगेट्स। नो, पेरिस क्लाइमेट डील वर नॉट अबाउट बाइंडिंग टारगेट्स, दे वर अबाउट इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड पेरिस क्लाइमेट डील वॉज डिसाइडेड इन COP21 नॉट इन COP26। सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।